हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड इन टुडेज वीडियो विल सी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और थोड़ी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के नाम से ही सबके दिमाग में आया होगा, ओ गॉड हिस्ट्री फिर से अब। बट नहीं, आपको बोर नहीं होगा, आपको बस सुनते जाना है मैं जो आपको बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये सर कौन है? ये उन्हीं में से एक है जो काफी सारी डिस्कवरीज करते जाते हैं और हमारे पीछे इतना सब कुछ पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, है ना? नहीं, इनके वजह से ही हमें काफी कुछ नॉलेज मिलती, काफी कुछ जानने के लिए मिलता है हमें, है ना? तो ये है सर लुईस पाश्चर, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी डायमीटर जो होती है वो 1 mm या फिर उनसे कम होगी, और उन्हें हम खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या बंद आंखों से देखेंगे? है ना, ऐसे आते हैं दिमाग में बच्चों के, है ना? नहीं, इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से, यही माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से हमें दिखेंगे, ऐसे हमें दिखेंगे नहीं खुली आंखों से। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, है ना? ये सारी चीजें आती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ डिसीज कॉज करने वाले होते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए भी वो मदद करते हैं, है ना? तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज which includes bacteria, fungi, algae and protozoa and the infectious agents, right? अभी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे। तो ये शख्स, अब ये सर कौन है? आपने देखे होंगे इन्हें, है ना, अड़ोस पड़ोस में, है ना? नहीं, ये आए और आके चले भी गए। ये है एंटोनी वन लीeuwenhoek। इनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, क्या? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, है ना? इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। अब हम थोड़ा-सा इनके बारे में जान लेते हैं। अब ये जो है, वो एक कपड़ों के व्यापारी थे, होलैंड में रहते थे ये साहब। ये क्या करते थे? इनकी एक हॉबी थी हाई मैग्नीफाइंग ग्लासेस को क्या करना? ग्राइंड करना। तो ही यूज्ड टू इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ग्राइंडिंग हाई मैग्नीफाइंग ग्लासेस। एक बार क्या हुआ, इन्होंने सड़ी हुई रूट ली, उसका स्कर्फ लिया, मतलब उसकी स्किन ली थोड़ी सी, और उसको रेन वाटर में मिक्स करके उन्होंने ग्लास के नीचे रख के देखा। तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा ऑर्गेनिज्म दिखे कुछ मूव करते हुए। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की मोबिलिटी देखी, मूवमेंट दिखी। इस तरीके से उन्होंने क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब क्या, स्फीयर शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप, कुछ विब्रो शेप्स के होते हैं बैक्टीरिया, है ना? तो प्रोटोजोआ हो गए, एल्गी, ईस्ट, ये सारी चीजें इन्होंने इस तरीके से डिस्कवर की। अब एरिस्टोटल ये भी एक साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट का काम ही होता है कुछ चीज अगर उनके सामने आई है तो और उसमें कुछ इन्वेंट करना होता है, उनको कुछ देखना होता है। तो इनको क्या लगता था कि इनको क्या लगा कि एनिमल जो है वो किसी भी सॉइल या फिर प्लांट या फिर अदर अलग एनिमल से इवॉल्व होते होंगे, है ना? और ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी जो है वो 17th सेंचुरी तक चलती रही। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी मतलब क्या होता है? अब ये थियरी हमें क्या बताती है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ऐसा होता है कहीं पे? नहीं होता। कहीं पे ऐसा जादू तो नहीं होगा। तो उनको लगता था कि ये जादू है, ऐसा होता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग मैटर से क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। तो एक शख्स थे फ्रांसिस्को रेड्डी, जिन्होंने क्या बताया कि जो फ्लाइज है, मक्खियां है, उनके अंडे जब सड़ जाते हैं, वो सड़ने के कारण मीट या फिर जो मांस होता है ना, उस वो उसका डिकम्पोजिशन शुरू होता है, वो सड़ने लगता है और फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। तो उनको, बाकी लोगों को तब तक क्या लगता था कि मीट है तो वो मीट में से कोई अलग जानवर जो है वो पैदा हो रहे हैं। ऐसे उनको लगता था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो रहे हैं, ऐसे उनको लगता था। बट जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, उनका ये चीज बताने के बाद भी स्पॉन्टेनियस थियरी, जनरेशन थियरी है जो वो चलती रही कंटिन्यू। स्पेलिंजानी जो थे, उन्होंने स्टेराइल कल्चरल मीडिया यूज करना शुरू करा। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर हम मीट को बॉईल करके रख रहे हैं या फिर हम उसको प्रॉपरली सील करके रख रहे हैं तो उसपे
मतलब वो प्रोटेक्ट रहेगा, वो खराब नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये जो उन्होंने बताई थी चीज, ये डिस्कवरी जो उन्होंने की थी वो 19th सेंचुरी में उसको कंफर्मेशन मिला। अब हम देखेंगे गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एरा, हमें इस गोल्डन एरा पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, हमें माइक्रोबायोलॉजी के गोल्डन एरा पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 1860 से 1910 चलिए। अब इन सर को आपने जब भी देखा पहली स्लाइड में, ये कौन थे? ये है लुइस पास्चर जो फ्रांस से थे, और ये रॉबर्ट कोच जो कि जर्मनी से थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे। अब गोल्डन एरा माइक्रोबायोलॉजी का कब से स्टार्ट हुआ? इनके वर्क से। पाश्चर जी जो थे, उनको काफी इंटरेस्ट था फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स में। वो क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग काइंड के जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्या करते थे वो, अ, उस उनको ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसी ऑब्जर्व करी, जैसे ग्रेप जूस जो है उसमें हाई लेवल ऑफ शुगर होता है और लो प्रोटीन होता है, और वो लो, उसमें लो बफर पावर होता है। बफरिंग सोल्यूशन मतलब क्या? ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें ना आप एसिड भी ऐड करो, बेस ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, बट वो रहेगा वैसी ही, वो बहुत ढीट होता है, वो रहता है वैसी ही, वो उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, कोई भी चेंज नहीं होती, बस सब कुछ वो ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या होता है, लो बफरिंग पावर, तो वो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब लो बफरिंग पावर मतलब क्या, कि उसमें रेजिस्ट करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। और मिल्क में क्या होता है, लो शुगर होता है और हाई प्रोटीन होती है। अब इनमें अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे, डेवलप होंगे, सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला कि जैसे ह्यूमंस में भी क्या होता है कि स्पेसिफिक डिसीज के लिए अलग एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक डिसीज कॉज करेगा, ठीक है। अब इसमें जो लुइस पाश्चर जी हैं, उन्होंने पाश्चराइजेशन प्रोसीजर जो है वो डेवलप की थी। अब पाश्चराइजेशन प्रोसीजर में क्या होता है, हम लो अमाउंट ऑफ हीट देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डेड करने के लिए, ठीक है, उनको किल करने के लिए। अब एक और प्रोसीजर होती है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें पूरी तरीके से किल कर देते हैं। पाश्चराइजेशन में क्या होता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल नहीं होंगे, जो ज्यादा पावरफुल, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड नहीं होगा, क्योंकि हमने उतना हीट नहीं दिया है, उतना हीट हमने नहीं दिया है। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे बस वही डेड होंगे, वही उतने ही किल होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो बियर और वाइन है उस वो खराब होता है, क्यों? जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके वजह से वो खराब होता है। तो पाश्चराइजेशन टेक्निक क्या करता है, बियर वाइन ये सारी चीजें जो है वो खराब होने से बचाता है। अब ये प्रोसेस जो है वो ह्यूमंस में भी बाद में यूज की गई, क्यों? मिल्क बॉर्न डिसीज जो है वो प्रिवेंट करने के लिए। अब ये डिसीज क्या है, मिल्क जो है वो विदाउट पास्चराइजेशन से या फिर रॉ मिल्क कंज्यूम करने से मिल्क बॉर्न डिसीज जो है वो होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये टेक्निक, हम दूध जो है वो उबाल के पीते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कुछ, उनको, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करने के लिए हम पास्चराइजेशन, हम उसको कम हीट पे हम बॉईल करते हैं और फिर वो मिल्क कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसका एक इकोनॉमिक, जो इंडस्ट्रियल फूड है, जो इंडस्ट्रियल फूड है ये, तो ये इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है कि जैसे जैसे ये फूड इंडस्ट्री एक्सपांड होगी वैसे वैसे कुछ वैल्यूएबल केमिकल्स का भी प्रोडक्शन होता गया है ना, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, एसीटोन, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, इसका एक यूज भी किया हुआ कि जैसे जैसे फूड इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, उसका एक्सपांशन होते गया, वैसे वैसे हमें कुछ कुछ वैल्यूएबल केमिकल्स जो है वो मिलते गए, ग्लिसरॉल, एस्टोन, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स की तरह। यूनिटी ऑफ बायोलॉजी की एक कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये चीज, ये जो यूनिटी ऑफ बायोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुई जब पता चला कि कुछ माइक्रोब्स में और मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पाथवे जो है वो सिमिलर होती है।
ये चीज़ जब पता चली तब यूनिटी ऑफ बायोलॉजी की कंसेप्ट जो है वो डेवलप की गई। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो हम कैसे कम करेंगे? ये लोग क्या करते थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते थे और कुछ उनका जो सोर्स है वो बंद कर देते थे, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे और एक टाइम पे पर्टिकुलर एक सोर्स उनको वो प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि किस सोर्स से, किस रिसोर्स से इनकी ग्रोथ होती है, ताकि हम वो चीज़ ना करके हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ, कम कर पाएँ। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो ग्रोथ है वो हम कम कर पाएँ, ठीक है? आज की लेक्चर में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने क्या देखा, माइक्रोबायोलॉजी देखा, उसका मतलब क्या होता है वो देखा, और थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री देखी। आई होप आपको बोर नहीं हुआ होगा इस हिस्ट्री में, ठीक है?